हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि हर परीक्षा की खोपड़ी में छेद करता है। सबसे पहले आपको बता दें, इस बार परीक्षा के पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। आपको कई चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, यूट्यूब पे कई टीचर इस चीज़ को पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इस बार हर चीज़ों को सेक्शन वाई किया गया है। सबसे पहले एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपके 10 नंबर के प्रश्न उठने वाले हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के प्रश्न आपके सेक्शन ए में आएंगे। और सेक्शन ए है क्या? रीडिंग है। सेक्शन ए क्या है? रीडिंग है। माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए रीडिंग है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को पढ़कर जिनमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पैसेज। अब बहुत आसान होता है, समझ लीजिए परीक्षा की तरफ से आपको 10 नंबर बोनस के तौर पे दिया जाता है। पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। जैसे मैंने एक पैसेज आपके लिए लिया है, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं और पढ़कर इसका आंसर निकालते हैं। तो पैसेज क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न एट फ्लोरेंस इन इटली on May 15, 1820. Her said ambition in life was to be a nurse. She spent years visiting hospital after hospital, day and night. She visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected. Every night she would take her lamp and move from bed to bed. The soldiers called her the lady with the lamp. The lady with the lamp. The world remembers her by this name ever since. ये जैसे आपका एक पैसेज दिया गया है। अब इस पैसेज के आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेड एम्बिशन, यानी उनका लक्ष्य क्या था, एम्बिशन क्या था। अगर इसके बारे में बात करें तो एम्बिशन यहाँ देखेंगे हम प्रश्न में, एम्बिशन उनका क्या था। अगर एम्बिशन के बारे में देखें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन वॉज टू बी ए नर्स। आप टू बी ए नर्स, टू बी ए नर्स, यानी कि आप इसको पढ़कर यहाँ से आंसर निकाल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, वाई डिड सी विजिट एवरी बेड इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ आंसर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को छोड़ने के बाद सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड। नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड। माय डियर स्टूडेंट, आपको सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पैसेज से मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इस पे एक क्वेश्चन और रखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर इसकी बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन, उनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ से ऑन फ्लोरेंस इन इटली ऑन मई 15, 1820। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, उसमें भर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें अगर, तो द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इज इन, कहाँ पर है ये सिटी? इन इटली। कहाँ पर है? इन इटली। अब कहाँ पर है इसको हम देखें ध्यान से, द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इज इन, द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इज इन इटली। वो कहाँ की थी? इज इन इटली। कहाँ की थी? इटली, यानी कि यहाँ से हम इटली को भर देंगे। तो आई होप कि आपको लग रहा होगा प्रश्न काफ़ी आसान है। राइट द अपोजिट। मित्रों, अगर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी तो इसमें कुछ अपोजिट वर्ड देंगे, तो होगा तो ये टोटल 10 नंबर का, जिसमें से 3 नंबर ए होगा, 3 नंबर ए होगा
और बाकी जो होंगे एक एक नंबर के इसमें से होंगे, यानी कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो 2 नंबर का ये रहेगा और 2 ही नंबर का आपका ये पूछा जाएगा। तो टोटल मिला के 10 नंबर के होंगे आपके पहला सेक्शन। तो आई होप कि पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब जैसे अगर हम देखें इसमें अपोजिट वर्ड, जैसे सोल शब्द ले लिया, एम्बिशन वर्ड ले लिया, कभी कभी अंडरलाइन कर दिया जाता है वर्ड को तो उसका अपोजिट पूछ लेता है। जैसे सोल का ओनली होता है, क्या होता है? ओनली। एम्बिशन क्या क्या होता है? समथिंग वांटेड एवरी मच, समथिंग वांटेड वेरी मच। ये क्या होता है? एम्बिशन का अपोजिट। तो सेक्शन ए से आपके 10 नंबर कंप्लीट। मैं ये नहीं कहता मित्रों ये पेपर में आएगा, कोई भी आपसे पैसेज पूछ सकता है, उस पैसेज का आपको क्या करना है? आंसर देना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस पैसेज को पढ़कर ही हमें क्या देने हैं? आंसर देने हैं। आई होप कि आपके 10 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आगे देखें सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है? सेक्शन बी में है राइटिंग। क्या है? राइटिंग। और यहाँ से भी कितने नंबर बनते हैं? 10 नंबर। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन बी में 2 और सेक्शन होते हैं जिसमें हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। तो एप्लीकेशन कितने का होता है? सेक्शन बी में एप्लीकेशन कितने का होता है? 4 नंबर का एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो आप चाहे एप्लीकेशन कर सकते हो, आप चाहे लेटर लिख सकते हो। तो आई होप कि आप जो तैयार किए हैं आप उसी को ही कायम रखिएगा, क्योंकि अगर आप लेटर तैयार किए हैं तो लेटर तैयार रखिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। ये एप्लीकेशन लिया गया है और इस एप्लीकेशन को आपके अपने प्रिंसिपल के पास लिखना है। तो एप्लीकेशन लिखने का तरीका सबसे पहले जान लेते हैं, लिखा कैसे जाता है। तो आप लिखेंगे सबसे ऊपर टू, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है टू। फिर उसके बाद टू द प्रिंसिपल। एप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में कहेगा एप्लीकेशन लिखना किसको है, तो यहाँ कहा गया है किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। तो क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। अब उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद उस लाइन के ठीक नीचे यहाँ कॉर्नर में लिखिए सर, और उसके बाद उस लाइन को छोड़कर उसके नीचे शुरू करिए। क्या लिखेंगे? अब जैसे आपको मैरिज के लिए आपकी कज़िन की मतलब कज़िन की शादी है, उसके लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल को, तो कैसे लिखोगे? आई विश टू इन्फॉर्म यू, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट माई कज़िन मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th अगस्त एट गोरखपुर। कहाँ रखा गया है? गोरखपुर। I have to attend the marriage as my father is not in a position to do so। अब यह लाइन यहाँ तक आप अपना मतलब वक्तव्य को प्रस्तुत करने के बाद अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, उस लाइन को छोड़कर लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 11th to 13 अगस्त। आई सेल बी ओब्लिगेट, आई सेल बी ओब्लिगेट। यहाँ लिखने के बाद आप आगे बढ़ोगे और यहाँ पर लिखोगे योर ओबीडियंटली। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, नाम नहीं लिखा जाएगा, क्लास डाल दीजिएगा। और इतना करने के बाद यहाँ कॉर्नर में एक डेट होगी, जैसे आज का डेट डाल दीजिएगा, कोई सा भी एक डेट डाल दीजिएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप लेटर लिखते हैं तो भी आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। तो एप्लीकेशन सेक्शन लिखने की इस सेक्शन में अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपका 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। फिर आगे देखेंगे, इसी में 6 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया जाएगा कि एक विस्तृत अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है? एक विस्तृत अनुच्छेद लिखना है। अब अनुच्छेद आप कैसे लिखेंगे? मैंने कुछ पॉइंट्स मतलब एक मेरे लिए लगभग में 100% इम्पॉर्टेंट दिख रहा था पोल्यूशन, मेरे लिए 100% इम्पॉर्टेंट दिख रहा था पोल्यूशन। और आई होप कि सभी बच्चे पोल्यूशन पे कुछ ना कुछ टॉपिक लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बहुत ही इजी वर्डों में इसको रखा है, इजी वर्ड में ही लिया है, तो आपको एक अनुच्छेद लिखना रहेगा और यह विस्तृत अनुच्छेद होगा जो कि कितने नंबर का होगा? 6 नंबर।
तो सेक्शन बी से आप चाहे एप्लीकेशन लिखिए चाहे आप लेटर लिखिए, तो वहाँ से 4 नंबर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक विस्तृत अनुच्छेद लिखना रहेगा। जैसे मैंने एक टॉपिक लिया है पोल्यूशन, आई होप इस बोर्ड एग्जाम में 100% यही अनुमान है कि प्रदूषण आ जाए, क्योंकि पूरे वर्ष प्रदूषण पे ही चर्चा हुई है, तो प्रदूषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर इस पे हम देखें पोल्यूशन पे, मैंने क्या लिखा है, नाउ पोल्यूशन हैज़ बिकम ए कॉमन वर्ड बिकॉज एवरीवेयर देयर इज पोल्यूशन। अब यहाँ रुकना है। इट मीन्स कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, सॉइल etc इत्यादि। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, एज एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन etc इत्यादि। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, poor smoke and foams into the air, thus air is polluted. This is the reason we find pollution everywhere. Pollution cause much harm to our health. आपको पता है पोल्यूशन आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। और जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये तीनों प्रदूषण हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। आगे पढ़ें तो हार्मफुल एंड पॉइजनस यानी कि जहरीला गैसेज इन द एटमॉस्फेयर मेक ब्रीथिंग यानी सांस लेने में डिफ़िकल्ट एंड कॉज मेनी लंग्स डिजीज, यानी कि इन सब एयर्स को लेने से ही हमें अनेक प्रकार की हमारी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं। एंड इरिगेशन इन द आइज, यानी कि आंखों को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये मैंने एक पॉल्यूशन पे काफ़ी टिप्पणी लिखा है। यहाँ अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप परीक्षा की तैयारी एक स्मार्ट तरीके से करिए। आपको बहुत सारी चीज़ें 2019-20 कई प्रकार के पेपर दिखाए गए हैं, लेकिन इस बार जो यूपी पैटर्न रखा गया है, पेपर थोड़े से चेंज फॉर्म में हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आपके लिए मैंने रखा था, आप योर फेवरेट बुक, किसी फेवरेट बुक पे आप कोई निबंध लिख लीजिएगा या कोई विस्तृत अनुच्छेद लिख लीजिएगा। आगे हम इसी क्रम में पढ़ें तो सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी से आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी सेक्शन तैयार कर, सेक्शन ए में आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने हैं, 10 नंबर आपके। सेकंड सेक्शन में आएंगे तो यहाँ 2 काम करना है, या तो आप लेटर तैयार किए हो तो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन तैयार की हो तो एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन मैंने अपने तरफ से 100% इम्पॉर्टेंट आपको दिया है, और दूसरा एक अनुच्छेद आपको लिखना है, और अनुच्छेद भी मैंने प्रदूषण पे दिया है, क्योंकि इस वर्ष में मेरे अनुमानतः 100% अगर कुछ पूछा जा सकता है तो वह पोल्यूशन। और आपके लिए मैंने रखा है योर फेवरेट बुक, कोई बुक से आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हुए, 20 नंबर आपके कंप्लीट हुए। अब आगे हम सेक्शन 3 की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन 3 आपका टोटल क्या है, ग्रामर है। और आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं सेक्शन सी का एक वीडियो बना दूंगा। और सेक्शन डी में मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के टॉपिक रखे हैं, क्योंकि सेक्शन डी तो छोटा है नहीं, सेक्शन डी तो काफ़ी आपकी बुकें हैं, और इस बुक में लगभग में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मैंने पूरा पैराग्राफ लिया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 100% आपके पेपर में आने की संभावना है उनको मैंने लिया है। आगे मैंने अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मैचिंग नहीं लिए हैं, और कुछ चीज़ें ट्रू और फॉल्स नहीं लिया है। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो और बना दूंगा। तो आइए देखते हैं सेक्शन डी में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर देखें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपके पेपर में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। व्हाट मेड हिम एंग्री यानी कि लेंचो आखिर क्रोधित क्यों हुआ। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos, बट ही फाउंड ओनली 70 pesos।
इन द लेटर, यानी कि उसने भगवान को पत्र लिखा था 100 पीसोस के लिए, लेकिन उसे प्राप्त कितना हुआ, 70 हुआ, यानी 70 हुए। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन हिज 30 पीसोस, दिस मेड हिम हैंगरी, यही कारण था वह क्रोधित हुआ। अगर दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दें। तो व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स, सॉरी मित्रों ये डी है, रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी कि आंसर देखें अगर तो ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप नीडेड रेन टू बी ए गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट वॉज लाइक मनी टू हिम, सो व्हेन इट रेन्ड ही saw the raindrops in the form of new coins, यानी कि उसकी पूरी फसल के ऊपर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े पड़े हुए थे, जिससे वो पूरे क्या दिखने लगे, सफ़ेद दिख रहे थे। अगर हम बात करें आगे आगे की बात करें तीसरे क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ये तो 100% संभावना है आने की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट ट्विन ओविगलेशन डज मेंडल मंडेला मेंशन, सॉरी मंडेला मेंशन, यानी कि मंडेला के अनुसार क्या दो उद्देश्य हैं, इनको देखें। मंडेला सेज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, यानी कि किसी भी इंसान का प्रथम उद्देश्य होता है उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, यानी उसके माता पिता, ये उसकी प्रारंभिक उद्देश्य होते हैं, यानी कि हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, यानी उसका दूसरा जो दायित्व होता है वह देश के लिए होता है, अपने समाज के लिए होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्र, 100% आने की संभावना, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमने चौथा क्वेश्चन देखना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, कैन यू से हाउ 10 मे इज अंटमम डे इज साउथ अफ्रीका, यानी कि अगर हम बात करें पतझड़ का महीना, 10 मई को पतझड़ का महीना क्यों साउथ अफ्रीका में मनाया जाता है, तो देखिए ध्यान से, बिकॉज ऑफ वेदर इट वॉज ए प्लीजेंट डे, सेकेंडली it was pleasant because on that day there was the dawn of liberty for the blacks after more than 300 year of white rule, यानी कि ये मंडेला ने लिखा था इसमें, जो अश्वेत लोग थे, अश्वेत लोगों के ऊपर जो श्वेत लोगों का शासन चला था, उस शासन यानी 300 वर्षों के शासन के बाद वह लोग आज़ादी का एक नया सूर्योदय देखे थे। इसी क्रम में आगे बढ़े मित्रों, ये भी 100% आने की संभावना है, अच्छे से तैयार रखिएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, इस पे अगर देखा जाए तो इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, that changed a fearful young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that changed a family loving husband into a man without home। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, और यह क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, अगर देखा जाए तो ध्यान से इस प्रश्न को आप लगाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज अन्ना वांट टू कीप डायरी, अन्ना कीप टू वांट डायरी, अगर इसमें देखें, अन्ना फ्रैंक व्हाट, अन्ना फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड whom she can confide, secondly she cannot disease her day टू हैपनिंग्स विथ एनीवन, यानी वो डायरी इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि अपने बारे में वो सबको नहीं बता सकती थी, और अपनी अपनी अभिव्यक्ति को किसी माध्यम से लिखना चाहती थी, इसलिए उसे डायरी की, वह डायरी अपने पास रखना चाहते थे। आगे देखें सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन,
व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्ना फ्रैंक। अगर बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना, लिख लीजिए। राइटिंग इन ए डायरी सी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्ना बिकॉज सी हैज़ नेवर राइटिंग एनी थिंग्स बिफोर। Secondly, she thinks that no one will be interested in a thoughts of a 13-year-old girl expect herself, so it was better to record those thought in her diary। ठीक है मित्रों, आगे बात करें। 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सारे क्वेश्चन एक से एक इंपॉर्टेंट ही रखे गए हैं। सॉरी फ्रेंड। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन run to meet him? They would come twice a day, once in the morning and again after selling all his breads. The children ran to meet him because they were fond to the bread bangles sold by him। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखें। वेयर इज कुर्ग? वेयर इज कुर्ग? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। It is situated midway between मैसूर एंड कंस्टाल टाउन ऑफ मंगलौर। यह मैंने 9 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के छाटे हैं मित्रों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में पूरा बता दिया। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका पार्ट 2 जल्द ही आपके बीच में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।